हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। और दोस्तों टेक्स्ट बुक का फ्लैश सेल एक बार दोबारा से वापस आ चुका है। आज अभी 24 घंटे के लिए है, यानी आज की रात 12 बजे तक के लिए यह है फ्लैश सेल। इसके तहत आपको 39 रुपए की छूट दी जा रही है अगर आप कूपन कोड में यूज करते हो एमजेटी। तो आप कूपन कोड में डालिए एमजेटी और टेक्स्ट बुक के साथ भारत के किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। भारत के सभी मॉक टेस्ट आप एक साथ पा जाएंगे। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यहाँ पर 38,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं 500 प्लस एग्जाम्स के। तो इन सब का आप फायदा उठा सकते हो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पास से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके इसका फायदा उठाइए। मॉक टेस्ट बिना सॉल्व किए दोस्तों आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, एक्यूरेसी नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आप डेफिनेटली अपना स्कोर 50% तक इंक्रीज कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और WHO ने अभी किस राज्य को सम्मानित किया था? झारखंड को। झारखंड को तंबाकू के लिए दोस्तों, तंबाकू नियंत्रण पर रोकथाम के लिए दोस्तों WHO ने सम्मानित किया था। BSF और BGB के बीच में सीमा समन्वय सम्मेलन अभी हुआ सिलहट बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी हाल ही में संजीत नार्वेकर को दोस्तों मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को दोस्तों 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, अब ये 2026 तक रहेगा। उमर निसार या जिसे कहें आरजे उमर, इनको दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर 118वीं बैठक आयोजित हुई है। LIC ने दोस्तों अभी बीमा रत्न नाम से बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है, एक नई बीमा योजना है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको फार्मूला 1 की ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है सर्जियो पेरेज ने। और वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया हुआ है। अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निसानी का निधन हो गया है। ये 2012 से लेकर के 2017 के बीच में प्रेसिडेंट रहे थे अल्बानिया के। ये तो था टॉप 10 क्वेश्चंस कल की वीडियो से। अब आज बात करेंगे हम लोग आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। अच्छा, वर्ल्ड मिल्क डे किसके द्वारा मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 से मनाया जाना शुरू हुआ है। दूध को दोस्तों, दूध में क्योंकि सभी विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, तो इसको वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देने और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है डेयरी नेट जीरो। यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, इस वजह से 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो। ओके, अच्छा, ये तो विश्व दुग्ध दिवस हुआ। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाए आपसे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो आप बताएंगे दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को याद होगा आपको। 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। तो संविधान दिवस के दिन ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के याद में उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे आप। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो अभी गुजरात में दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और इसकी मेजबानी गुजरात राज्य ने की। गुजरात में ये आयोजित हुआ, यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था ये, और विभिन्न राज्यों के जो शिक्षा मंत्री थे वो इसमें शामिल थे। देख पाएंगे आप, यहाँ मनीष सिसोदिया जी बैठे हुए हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये सभी लोग इस समिट में हिस्सा लिए और देश भर में शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के इसमें बातचीत किए कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत किया जा सकता है और बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी चर्चा हुई, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है 2020, इस पर भी चर्चा हुई। स्कूल में स्किल्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, डिजिटल
प्रोजेक्ट्स को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तीसरी दोस्तों इस बार की है, ठीक है, तीसरी, अभी तक भारत जब से आज़ाद हुआ है तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। इस बार वाली जो थी वो 34 सालों के बाद लागू की गई थी, इससे पहले 1986 में लागू की गई थी, ठीक है। तो ये 2020 में लागू हुई। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो वो बना था कर्नाटक। और दूसरा राज्य कौन बना था, तो आप बताएंगे एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल ने दोस्तों यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है। ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों जियो पॉलिटिक्स की। अब देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, ये अभी आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने शांति समझौता कराया था यूएई और इजराइल के बीच में, व्हाइट हाउस में जाकर के। तो यूएई उस टाइम पर पहला खाड़ी देश बना था, पहला खाड़ी देश बना था इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला। अभी यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला भी पहला अरब देश बन गया है, ठीक है। तो ये पहला अरब देश बन गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, ठीक है। तो मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब देश बन गया है। इसके तहत दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं जो इजराइल के एक्सपोर्टेशन में वृद्धि करेंगे, उसमें मदद करेंगे, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, कृषि, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण, ठीक है, दवा, यहाँ सब पे ऐसे 96% के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इसमें जो भी टैक्स लगा करता है उसमें बहुत ज़्यादा रियायत दी जाएगी। क्लियर है? तो इससे डेफिनेटली इन दोनों के देशों के बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी इजराइल, आप सोच रहे होंगे कि ये पहला अरब देश, पहला खाड़ी देश क्यों बन रहा है इजराइल के साथ समझौता करने वाला? इतने साल हो गए अभी तक कोई क्या समझौता ही नहीं किया? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो मुस्लिम कंट्रीज होती हैं वर्तमान में, पाकिस्तान को ही ले लो आप लोग, और बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये लोग इजराइल को एक देश मानते ही नहीं हैं, ये लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इजराइल को देश नहीं मानते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप करके, क्योंकि अमेरिका का भी फायदा है, अमेरिका ने हस्तक्षेप करके इजराइल को मान्यता दिलवाने के लिए एक प्रकार से इन देशों के बीच में समझौता स्थापित करवाना शुरू किया। और अभी आज स्थिति यह है कि देखिए अब यूएई एक्सेप्ट कर लिया है, यूएई जो है अब व्यापार भी कर रहा है इससे, ठीक है। तो इसे धीरे धीरे इजराइल को मान्यता मिल रही है। ओके, चलिए, यूएई जो है इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, आपको पता होगा अभी खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हुआ था और उनकी जगह पर अब बन गए हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये नए प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, बिन जायद अल नहयान एक ही था, यहाँ पर खलीफा थे, अब ये मोहम्मद हो गए, उन्हीं की बेटे। ओके, चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है ये सब चीज़ें। तो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप इस साइड में आएंगे तो आपको ये ओमान दिख रहा है, सऊदी अरेबिया दिख रहा है, छोटा सा देश यहाँ पर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये जो देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ पर देखिए दुबई भी है आपको दिख रहा है, हालांकि इसकी कैपिटल अबू धाबी होती है, ये मत भूलिएगा। अब ये खाड़ी देश क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो पारस की खाड़ी है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है यानी ओमान की खाड़ी है। तो ये खाड़ियों के बीच में जो आसपास में जो देश हैं, इसलिए ये सभी खाड़ी देश कहलाते हैं, ठीक है। और अरब ये अरब सागर के पास है तो अरब देश भी कहलाते हैं, तो इसलिए पहला अरेबिक कंट्री बन गया। फिलहाल इजराइल के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, तो इजराइल आप देख पाओगे इधर है, सीरिया लेबनान क्रॉस करते हुए इधर आओगे आप, ये रहा इजराइल, जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट और इसाक हर्जोग यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और इसके बाद यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में भारतीय मूल की किस महिला को शामिल किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वाति ढींगरा को, डॉक्टर स्वाति ढींगरा को इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में यानी इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शामिल किया गया है। डॉक्टर स्वाति ढींगरा यहाँ पर आपको दिख रही हैं। देखो एमपीसी कमेटी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मैंने आरबीआई वाला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या कहीं इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करके आपको बताया था, समझाया था अच्छे से, कि जितना भी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह होते हैं ना, यही लोग डिसाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही। तो यही पर डिपेंड होता है कि महंगाई कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है, कैसे कंट्रोल करनी है। तो यानी कि जानो कि ये जो नियुक्ति है, यानी भारतीय मूल की जो डॉक्टर स्वाति ढींगरा है,
अब ये कंट्रोल करने में, इंग्लैंड की महंगाई और वहां पर इकोनॉमी को कंट्रोल करने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, तो इसलिए ये नियुक्ति हो जाती है इंपॉर्टेंट। ओके, डॉक्टर स्वाति डिंगरा तो अगले 3 सालों के लिए ये नियुक्त की गई हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में अगर बात करें तो इसके गवर्नर है एंड्रू बेली। ठीक है, जैसे अपना आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक है, वैसे यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है सेंट्रल बैंक। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पास किया गया? तो अभी हाल ही में कनाडा में दोस्तों हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पास किया गया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने वेपन्स को लेकर के एक विधेयक लाया हुआ है, विधेयक लाने की घोषणा करी हुई है, बिल लाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वेपन्स को लेकर के बहुत सारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं और रिसेंटली अभी आपने देखा कि भारत में भी एक मशहूर सिंगर की हत्या कर दी गई और इस पे भी कहीं ना कहीं पंजाब कनाडा का लिंक था। ठीक है, पंजाब के मैक्सिमम लोग कनाडा में ही रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को और भी बहुत सारे पुराने मामले भी बहुत सारे हुए हैं, तो इन सब मामलों को देखते हुए कनाडा ने दोस्तों हैंडगन के कारोबार में एक इसको बिल्कुल फ्रीज करने के लिए या कहें कि इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए या कमी करने के लिए बिल C-21 प्रस्तावित किया है, इसकी घोषणा करी हुई है। कनाडा आया है, कनाडा भी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में कहाँ पर है। कनाडा आप देख पाओगे और ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आप आ जाओगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ये पहुँच गए आप। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा है, मैक्सिको दिख रहा है और ऊपर आपको दिख रहा है कनाडा, ये है कनाडा। दुनिया में सबसे लंबी तटीय सीमा इसी की है। देखिए छोटा छोटा जो पार्ट है ना, सब में तटीय सीमा है इसकी, इस वजह से ये दुनिया की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। यहाँ की राजधानी क्या होती है? ओटावा। यहाँ पर आपको दिख जाएगी यहाँ की कैपिटल ओटावा। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है। टोरंटो यहाँ का बड़ा सिटी है, जैसे भारत में मुंबई और दिल्ली है। तो इसके बाद जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुए और कनाडा की करेंसी होती है कनाडाई डॉलर। हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में भारतीय महिला निशानेबाज टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ISSF विश्व कप 2022 जो अभी हो रहा है, एक नया वाला शुरू हुआ है, इसमें भारतीय निशानेबाज टीम ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। पहले तो जान लो ये वाला हो कहाँ रहा है, ये वाला हो रहा है बाकू में। ठीक है, अब की वाला जो शुरू हुआ है ये बाकू में हो रहा है और पहला मेडल आया हुआ है ये। ठीक है, और पहले मेडल गोल्ड मेडल के रूप में आया हुआ है 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में। तो भारत की इन 3 महिलाओं की टीम ने जीता हुआ है गोल्ड मेडल। इन 3 महिलाओं में कौन कौन है? एला वेनिल वालारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता, इन तीनों ने जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में गोल्ड। ये निशानेबाजी से हैं 10 मीटर एयर राइफल से। अभी कुछ दिन पहले एक और ISSF का वर्ल्ड कप हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ था वो जूनियर विश्व कप था। ठीक है, ISSF का जूनियर विश्व कप था, उसमें भारत ने 33 मेडल जीते थे जिसमें 13 गोल्ड था, 13 गोल्ड था। तो ISSF हालांकि वो तो जूनियर वाला था, ठीक है, उसको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अभी ये जो हो रहा है ये ISSF हो रहा है, हो सकता है 1-2 महीने बाद एक बार फिर से ISSF हो जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे, जहां भी होगा आपसे ये लिया रहेगा कि लिखा रहेगा कि कहाँ पर हो रहा है। जैसे अभी जूनियर वाला हुआ था, कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के सुहेल में हुआ था, जर्मनी के सुहेल में हुआ था। तो सब चीज आपको याद करके चलना है। अगला, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना? तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है फ्रंटियर। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्रंटियर अब बन गया है दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। फुगाकू, पिछले 2 सालों से फुगाकू ही टॉप पर रहा करता था, ये जापान का है, लेकिन इस बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको पीछे छोड़ दिया है और अब फ्रंटायर बन गया है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? अब देखो, दुनिया के अभी 500 सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर की लिस्ट निकाली गई, इसमें अमेरिका वाला ये टॉप पर रहा था। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये दोस्तों क्वांटिलियन कैलकुलेशन करता है प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड क्वांटिलियन कैलकुलेशन करने वाला ये सुपर कंप्यूटर है। बनाया किसने है? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि पुराना पिछले 2 साल से फुगाकू टॉप पर आता था, इस बार इसको दूसरी रैंक मिली हुई है, जापान का है, और इस बार फ्रंटायर जो है ये टॉप पर आ गया है। अच्छा, ई बुक आई हुई है दोस्तों, इन दोनों ई बुक के बारे में आप पता कर सकते हो, MZT ऐप से जाकर के ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैच भी परचेज कर रहे हैं NTPC का। ठीक है, और मैं यही कहता हूँ कि लास्ट टाइम जाकर के जो आप लोग होश में आते हो कि बस अब लेना है,
यही चीज़ अगर आप 15 दिन 20 दिन और पहले लिए होते एनटीपीसी का तो मज़ा आ जाता। मैं भी दावे के साथ आपको कह सकता था कि आपका स्कोर 100% कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। फिलहाल फिर भी अभी भी लोग ले रहे हैं और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो। ना सिर्फ 100% तो नहीं पहुँच पाओगे, ये तो मैं देखिए मैं रियल फैक्ट बोल रहा हूँ कि आप 100% अब से कोर्स लेने के बाद एनटीपीसी का नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट जो दिया गया है। और हाँ, 1-2% एक्सेप्शन हो तो भले आप पूरा कवर कर पाओ, लेकिन अगर जो लोग 1 महीने पहले कोर्स लिए थे या 15 दिन 20 दिन पहले कोर्स लिए थे, बैच लिए थे एनटीपीसी वाला, वो लोग डेफिनेटली 100% स्कोर करके आएंगे अगर वो अच्छे से मन लगा करके पढ़ते हैं तो। सारा का सारा कंटेंट दे दिया गया है और जो भी अभी भी समझ में आ रहा है कि जैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, उस पर भी वीडियोस दे दी जा रही हैं और आप लोग के फीडबैक पर दे दी जा रही हैं। तो CBT2 स्कोर बूस्टर आप कोर्स ले सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार ज्वाइन कर रहे हैं डेली, ठीक है। और ई बुक से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। लेखपाल का जो लोग एग्जाम तैयारी कर रहे थे उनके लिए न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, 1 महीने के लिए टल गई है लेखपाल की एग्जाम की डेट, यानी आपको 1 महीने के लिए और टाइम मिल गया है, तो आप अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकते हो। अगला, हाल ही में NARCL के MD और CEO कौन बनाए गए? तो NARCL के MD और CEO बनाए गए दोस्तों नटराजन सुंदर। नटराजन सुंदर आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये नटराजन सुंदर हैं। बाकी ये जो दो हैं कर्णम सेकर और मालिका सिन्हा, तो कर्णम सेकर और मालिका सिन्हा को दोस्तों स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है और जबकि नटराजन सुंदर को नियुक्त किया गया है MD और CEO। ये SBI में 37 सालों तक अपनी सेवा दे चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं नटराजन सुंदर। तो अब ये NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में MD और CEO होंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारत की किस सेना के लिए स्वदेशी अस्त्र MKI BVR मिसाइलों के लिए समझौता किया है? तो भारतीय सेना की, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों अस्त्र मिसाइल के लिए समझौता किया हुआ है। ये अस्त्र मिसाइल आपको दिख रही है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सुखोई में बहुत अच्छे से फिट हो जाती है और जबरदस्त तरीके से अटैक करती है। 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। तो इसके लिए समझौता हुआ है और 2,971 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। इसके लिए भारतीय नौसेना को और भारतीय वायुसेना को यह दिया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाएगा। अस्त्रा MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये मिसाइल है, इसका पूरा नाम है। सुखोई विमान में ये फिट हो जाता है, सुखोई 30 MKI में। क्लियर है? अगला देखते हैं, हाल ही में IIT गांधीनगर में किस सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया? तो IIT गांधीनगर में दोस्तों अभी हाल ही में परम अनंत को कमीशन किया गया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर है, इसको कमीशन किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि परम पोरूल नाम का एक सुपर कंप्यूटर NIT तिरुचिरापल्ली में, NIT तिरुचिरापल्ली में कमीशन किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, परम पोरूल भी और परम अनंत को भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल ये IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया है, शामिल किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत दोस्तों IITs वगैरह या बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स ऐड किए जा रहे हैं, जिससे रिसर्च वगैरह में और तेजी लाई जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और इसी के तहत ये हो रहा है। बनाता कौन है? तो दोस्तों भारत में CDEC जो है पुणे में स्थित एक संस्था है, यही बनाती है सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलेगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को मनाया गया। 29 मई को दोस्तों इंटरनेशनल माउंटेन एवरेस्ट डे मनाया जाता है। माउंटेन डे यहाँ पर पूछा गया था, माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। महिला T20 चैलेंज में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? हरमनप्रीत कौर ने, और राधा यादव ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे 12। क्लियर? और जीता किसने? सुपरनोवा की टीम ने। चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस की। तो आप आज बताएंगे BSF की स्थापना कब हुई, क्यों स्थापना की गई थी, कहाँ पर ये सिक्योरिटी फोर्स लगाई जाती है भारत में, और इसके अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो।
और सारी चीज़ों की पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी एमजीटी ऐप पर, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो में अगले दिन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।